नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं सुरेंद्र ढाका। आज हमारे साथ होंगे उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी। बिशन सिंह चुफाल जी 5 बार विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। एक बार उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, प्रदेश अध्यक्ष भी हो रहे हैं उन। और बात करते हैं मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी से। आप ये बताइए, अब इतना कम समय बचा है जब आप मंत्री बने हैं, तो कैसे विकास होगा इतने? देखिए, जनता ने हमको 5 साल का जनादेश दिया था, तो 4.5 साल में हमने काम किए। जो समय हमारे पास बचा हुआ काम करने के लिए मात्र 2 महीने का, जो ज़मीन पर धरातल पर दिया, 2 महीने के अंतर्गत हमने काम करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मंत्री के को टीम जो है, सभी विभाग के मंत्री अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आवश्यक है, जरूरी है, उनकी घोषणा कर रहे हैं और घोषणा करते ही उसकी जल्दी से जल्दी डीपीआर बन के उसके टेंडर भी आमंत्रित कर रहे हैं हम। और जो इस समय जो आप कम कर रहे हैं, मैं बता रहे हैं कि हमने 2017 से ही जब चुनाव हुआ, तब से जो हमने जनता के बीच में जो वायदे किए थे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, उन काम को हमने करीब करीब पूरा कर लिया। जो बचे हुए काम हैं तो ये 2 महीने का समय में उनको पूरा करेंगे, जो जनता से हमने वायदे किए थे। कितनी घोषणाएं आपने जो की हैं अभी तक, जब से आप मंत्री बने हैं? घोषणाएं क्योंकि माननीय विभागों से होते हैं, हमने सीधे विभाग, सरकार अपनी है, मंत्री होने के नाते हम सीधे विभाग के मंत्री से मिलते हैं, तो उनसे योजना स्वीकृत करा लेते हैं। तो योजना घोषणा से, या घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री करते हैं या विभागीय मंत्री करता है, जब क्षेत्र में जाता है जनता के बीच में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, त्रिवेंद्र सिंह जी ने जो घोषणा की थी, उन घोषणाओं में भी बहुत सारी योजनाएं करीब करीब पूरी हो चुकी है। कुछ जो काम है अधूरे हैं, तो 10-15 दिन में पूरे हो जाएंगे। इस समय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी जो घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणा उन्हीं की कर रहे हैं जो काम वास्तव में हो सकते हैं। पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके त्रिवेंद्र राव सरकार में, उसमें ड्राई कनेक्शन बांट दिए गए। ये बिल्कुल निश्चित रूप से जो कनेक्शन था, जो काम पहले होना चाहिए था, वो काम बाद में हो रहा है। क्योंकि उस समय उनका भी ये था कि भाई जहाँ पर पानी है वहाँ पर कनेक्शन दो, जिस क्षेत्र में पानी है। जहाँ पर पानी नहीं आया तो वहाँ पर कनेक्शन देने की बात नहीं आई थी। उन्होंने वहीं पर कनेक्शन दिए जहाँ पर गांव में पानी की मात्रा काफ़ी है, पाइपलाइन बनी हुई है, तो उसमें उन्होंने कनेक्शन दिए। उसमें कहीं कहीं पर यह था कि पहले गांव में 50 कनेक्शन से 20 कनेक्शन और जोड़ दिए, तो 20 कनेक्शन जोड़ दिए तो जन के वहाँ 50 के वहाँ पानी कम आने लग गया। तो थोड़ा लोगों का नाराज़गी जैसी होगी, भाई हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है। तो उसके लिए हमने ये कहा कि जिस विभाग में जो बैठक हुई, विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे हमारी ओर से। हमने कहा भाई जहाँ पर आपने कनेक्शन दे दिया है उसकी पहले डीपीआर बनाओ, आप उसको डीपीआर पहले बनाओ सेकंड फेज़ की, क्योंकि आप स्रोत को क्योंकि इसमें मीन ये होता है कि कनेक्शन पेयजल में योजना बनने से पहले सबसे पहले तो पानी का मापन होता है। वो होता है गर्मी में 15 मई से 15 जून तक का, वहाँ जो रहता है फिक्स रहता है। उसमें पानी का स्तर जो होता है न नीचे न ऊपर लेबल रहता है, एक लेबल रहता है। उस बीच में जब मेरे पास विभाग आया, मैंने कहा भाई सबसे पहले आप पानी का मापन करिए। पानी का मापन किया उन्होंने, जहाँ पर पानी मिला कि भाई जनसंख्या के कितनी है, जनसंख्या के आधार पर पानी की जो मात्रा है वो पूरी होगी नहीं होगी, उसी हिसाब से योजना बनेगी। फिर ये काम शुरू हो गया है, तो डीपीआर बनना शुरू हो गया था। डीपीआर पर बहुत जगह टेंडर भी हो गए। टेंडर होने के बाद काम निर्माण कार्य शुरू भी हो गए। जहाँ पर कनेक्शन दिए थे हमने, कुछ स्थानों पर कनेक्शन दिए तो वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, कई स्थानों पर, उसकी भी हमने डीपीआर बना दिए। और डीपीआर बनने के बाद 1-2 महीने के अंदर उसमें निर्माण कार्य हो जाएगा और जो कनेक्शन लगे उनमें जल्दी से जल्दी पानी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि सरकार पहले जो था प्रदेश में 1.5 लाख के करीब कनेक्शन थे कुल मात्र। फिर पिछले जो ये अभी तक हमने 6,70,000 के करीब कनेक्शन दिए हैं। फिर इस बीच में हमने कनेक्शन देना बंद कर दिया। हमने कहा सेकंड फेज़ का काम करिए उसे, तो 15 लाख करीब 18,000 कनेक्शन है हमारे पूरे प्रदेश में। तो उसमें हमने 2023 तक पूरा करना है।
इस समय जो सबसे बड़ी हमारे सामने जो चुनौती थी, ये चुनौती ये थी कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, एक मकान कहीं पर है तो दो मकान दूसरी पर दूरियाँ, एक मकान की दूरी दूसरे मकान की दूरी करीब 500 मीटर भी होती थी, 200 मीटर, 300 मीटर, कहीं इकट्ठे भी मोहल्ले होते हैं, अलग अलग बटा रहता है तोकू में, ग्राम में। उस हिसाब से भारत सरकार के जो मानक थे, वो मानक थे कि एक परिवार पर 25,000 रुपया खर्च किया जाएगा, ये था। उसमें गांव को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा था। तो भारत सरकार से जल शक्ति मंत्री जी से, शेखावत जी से हमने निवेदन किया, तो उन्होंने स्वीकारा यहाँ के करके। उन्होंने कहा कि आपको उसका देना पड़ेगा कि भाई जस्टिफिकेशन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, किन कारणों से इसकी जो थे लागत बढ़ रही है। तो अब लागत हमारे कहीं कहीं पर एक परिवार के लिए 1.5 लाख तक भी लागत आ रही है। वो ऐसी जगह पर आ रही है जहाँ पर ऊंचाई वाले पहाड़ों में आ रही है, ऊंचाई वाले जो गांव हैं। अब वहाँ तो कहीं ऊंचाई वाले पर आसपास स्रोत है नहीं, 5-10 किलोमीटर, उनको हम पंपिंग के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ है, 50% जनता अभी भी बिना पानी की दिक्कत है। लोग, आपने देखा भी होगा, आप तो खुद मंत्री हैं, आपको राजनीतिक अनुभव भी बहुत है। आप देखेंगे कि कितने लोग अभी भी घरों से मटकों में पानी लेकर जाते हैं। कितनी दिक्कतें उन महिलाओं के लिए जो, और बच्चों के लिए, जो उनके लिए एक युद्ध स्तर का काम सुबह उठने के बाद ये होता है कि पहले पानी लाना। तो इससे मुक्ति कब तक मिलेगी? हमने 2023 का लक्ष्य कर गया है। 2023 को हर परिवार को पानी कनेक्शन मिलेगा, हर परिवार को, कोई परिवार नहीं छोड़ 2023 तक। एक आपने एक बात की, अब जिन अधिकारियों पर डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश में लगातार आपके मंत्री, आप भी लगातार ये चर्चा रहती है कि जो अधिकारी हैं वो विधायकों की, मंत्रियों की सुनते नहीं, तो ऐसे में काम में तेजी नहीं आ पाती। क्या आपको नहीं लगता कि जो ब्यूरोक्रेसी है हावी है उत्तराखंड में? लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम करने का तरीका है। हमारे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, हमने उनसे बिल्कुल अच्छी तरह से बात की, भाई आपको काम करना है, हमारा पास लक्ष्य ये है, इसको निर्धारित करना है तो आप बताएं, नहीं करना है तो आप बताइए। ढंग से हमने उनसे बात की, तो मेरा विभाग जो था काम कर रहा है, अधिकारी सुन रहा है बात। कोई अधिकारी सचिव ऐसा नहीं है कि मेरे विभाग में कोई यदि छोटे कर्मचारी कोई नहीं कर रहा काम, तो उसको बुला के हम बैठा के तय करते हैं, भाई आप इतने दिनों तक इस काम को पूरा करना है, आपको दिखाइए काम, तो समय सीमा के अंदर काम कर रहा है। इसीलिए तो हमारा जो ये काम 3-4 महीने के अंदर जो काम बढ़ा है, बहुत प्रगति के साथ बढ़ा है आगे काम। अब धरातल पर दिखाई देगा, 1 महीने के अंदर पर धरातल पर दिखाई देगा। अभी तो केवल कागजों में काम हो रहा है, डीपीआर बननी है, सब कुछ बननी है, एस्टिमेट, टेंडर हो रहे हैं, अग्रीमेंट बन रहे हैं, तो इसमें समय लग रहा है। तो अब ये समय 1 महीने का समय हमारे पास है। 1 महीने के अंतर्गत में सारे टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सारे काम शुरू हो जाएंगे। 2022 का चुनाव की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, लगातार जो मंत्री विधायक सभी क्षेत्रों में हैं, आप भी क्षेत्र में रहते हैं। 2022 के लिए क्या तैयारी है? 2022 के लिए हमारा संगठन मजबूत है, हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता खड़ा है, बिल्कुल बूथ स्तर पर। तो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता खड़ा है, तो सरकार की उपलब्धियां हैं, हम जनता के बीच में हमने क्या काम किया, पहले 5 साल के अंदर क्या काम किया, इसको लेकर जनता के बीच में जाने के लिए भी कार्यकर्ता चाहिए। हमारा कार्यकर्ता है, और सरकार की जो योजना है, लोक जन कल्याणकारी योजना है, केंद्र पोषित योजना है, और प्रदेश सरकार की जो अपनी योजना है, इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता और हमारी पार्टी संगठन के लोग कर रहे हैं, जिससे जनता को लगेगा कि 5 साल के अंतर्गत जो हमने जनता के बीच में कहा वो काम हमारे पूरे हो रहे हैं। जो काम अधूरे थे, काम अभी इस धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मंत्री और विधायक आमने सामने आ जा रहे हैं लगातार। जिस नाम की चीज के लिए पार्टी जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। अगर सड़क पर पब्लिक के सामने अनुशासन तार तार नहीं हो रहा, जिस तरह विधायक और मंत्री आमने सामने हो रहे हैं। रायपुर वाली घटना का मैं जिक्र कर। जी बिल्कुल, घटना देखा हमने भी। ये घटना जो थी वास्तव में थोड़ा आपस में तालमेल न होने के कारण था, क्योंकि सूचना न मिलना, प्रॉपर चैनल किसी को सूचना देना, विधायक को देना। हमारे यहाँ तो ये होता है कि निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। सूचना भी अध्यक्ष को दी जाती, तो अध्यक्ष ने महामंत्री को दे दी,
महामंत्री ने पूरे उसमें देना है सूचना। लेकिन आजकल जरा सा समय अब सूचना टेलीफोन का कम है, सीधे उन्होंने अपने व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल दी सूचना। कुछ लोगों को सूचना थे, कुछ लोग चुनाव में विरोध किया होगा। अब वो लोग भी उसमें दिखाए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा नाराज़गी रही। यही कारण रहा कि जिन लोगों ने थोड़ा सा चुनाव में काम नहीं किया होगा वो लोग भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते, बाद में लोग चले गया था तो समाधान हो गया था। आप ये बताइए, अब हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी है, किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, रोजगार नहीं दिया है, सरकार आपकी नहीं बन रही। देखो विपक्षी का तो ठीक है भाई, उनका विपक्षी नहीं बोलेगा तो फिर ये नहीं बोलेगा तो क्या कहेगा, उसने तो बोलना ही है, सरकार के खिलाफ बोलना ही है। तो विपक्षी, हम भी विपक्ष में थे, हम भी सरकार के खिलाफ बोलते थे। लेकिन हरीश रावत जी का जो था, हरीश रावत जी 2012 से 2017 का जो देखेंगे हम, फिर देखना क्या था 2025 तक का देखना था आपने, जो उत्तराखंड राज्य बना। ये 25 सालों में जो प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है, पहले प्रदेश की यदि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो विकास कार्यक्रम भी होंगे, रोजगार भी बढ़ेंगे। सबसे जो कम 5 साल का जो पंचवर्षीय का आंकड़ा रहा उसको देखें तो सबसे कम जो वित्तीय वर्ष की जो स्थिति रही, प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर रही तो माननीय हरीश रावत जी के शासन मुख्यमंत्री काल में रहा 2012 से 2017 में। तो उनका ने जिस प्रकार से काम उन्होंने किया, पैसा कर्ज लेके चलाया, आज प्रदेश को इतना पैसा हो गया कि कर्ज की हमको उसको किस्त देनी पड़ रही है और उसका ब्याज देना पड़ रहा है। तो सारे विकास, उसका प्रभाव विकास कार्यक्रम में पड़ रहा है। जो ये कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी, तो एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं सरकार पर। हमारे 4.5 साल के अंतर्गत किसी भी मंत्री पर, किसी भी नेता पर कोई इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। एक तो ये रहा। दूसरा, हमने जो काम किया जनता के हित के लिए काम किया। विपक्षी का तब होता है कि विपक्ष भी अपने सरकार चलाने के लिए विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। विपक्षी की भूमिका जो थी 4.5 साल के अंतर्गत सदन के अंतर्गत भी और सड़क में भी बिल्कुल नहीं के बराबर थी, कहीं भी नहीं थी। आप ये सब मीडिया भी जानता है, ये सब देखते हैं, आज के समय जनता भी जानती है कि भाई विपक्षी क्यों बैठा हाथ में। विपक्षी तो केवल प्रशंसा ही कर रहा था सरकार की। हरीश रावत जी तो माननीय त्रिवेंद्र जी की प्रशंसा, निर्माण कार्यों की प्रशंसा कर रहे, तो कहाँ से एंटी इनकम्बेंसी आ गई भाई। तो आप तो विकास कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे और आपने कोई मुद्दे उठाए नहीं, न विधानसभा सत्र के अंदर न बाहर। तो एक केवल अभी चुनाव के वक्त इस प्रकार के बयानबाजी करने से जनता पूरा जानती, जनता तो इंतजार करती है ना, 5 साल तक का इंतजार करती है, सब हर देखते, रोज देखती जनता, आज इसने क्या किया, कल क्या किया, सरकार ने, किस नेता ने क्या किया। जनता तो 5 साल के बाद पोस्टमार्टम करती है ना जनता, नेता लोगों का। डॉक्टर तो पोस्टमार्टम करता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका पोस्टमार्टम, जनता इंतजार करती है कि भाई पोस्टमार्टम करने के लिए 5 साल में चुनाव के टाइम। तो जनता ने क्या पोस्टमार्टम की तैयारी कर ली है? क्या हरीश रावत जो 2022 की आपकी तैयारी है, क्या उसमें बाधा बन सकते हैं आपके लिए? नहीं, हरीश रावत जी कोई ऐसा नया चेहरा होता तो अब तो हम भी, हरीश रावत जी कोई पुराना चेहरा है। हरीश रावत जी पुराने खिलाड़ी हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं। तो हरीश रावत जी के इस समय जो कह रहे हैं कि हरीश रावत जी सरकार आएगी करके, उनको दूर दूर तक, क्योंकि कांग्रेस का तो आज पूरे देश में, अन्य प्रदेशों में भी जनता सोचती है कि भाई कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो फिर उत्तराखंड तो छोटा सा प्रदेश है, तो कांग्रेस के शासनकाल में कितने घोटाले हुए, कितने भ्रष्टाचार हुए, ये सब जनता समझती है। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने विकास कार्यक्रम हुए, ये सब केवल घोषणा उन्होंने चुनावी घोषणाएं की थी। वो चुनावी घोषणा आज तक भी धरातल पर नहीं उतरी है। आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा आपने 2 विधायक ज्वाइन कराए हैं, उनके साथ बड़े बीजेपी के नेता उनके साथ ज्वाइन करने वाले हैं, वो बड़ा धमाका 15 तारीख तक कर देंगे। तो क्या कांग्रेस से जो लोग आपके यहाँ आए थे, क्या वो वापसी की भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के लोग जो आए हैं वो वापस जाने के लिए थोड़े आए हैं। वो तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सैंपल से जीते हुए हैं। वो तो एक किस प्रकार से बयानबाजी करेंगे अपने को रोकने के लिए,
कुछ लोग न जाएं, इधर पार्टी में घुरा रहे, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सब क्या है, 60+ की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। वो कह रहे हैं आपके यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है। सबसे लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस में कहाँ से लोकतंत्र है भाई? हमारे यहाँ तो लोकतंत्र, संगठन में लोकतंत्र है, हमारी सत्ता में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, वहाँ तो एक आदमी का निर्णय होता है। हमारा तो संवैधानिक व्यवस्था है ना, पार्टी का अपना संविधान है, इनका कोई अपना संविधान है नहीं। इन पार्टी के संविधान के तहत ही संगठन का काम आगे को बढ़ाते हैं। पार्टी उसको जो देश का हमारा संविधान है, उस संविधान लोकतंत्र के तहत ही तो हमारी सरकार चल रही है। लोकतंत्र के जिससे कोई संविधान के उसमें कोई वो थोड़ी चली बाहर। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। यदि जो 2022 का जो उपचुनाव है तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए कि जो 2022 का जिस तरह 60+ का आप नारा दे रहे हैं, 60 पार का नारा, 60+ कह लीजिए, 60 पार कह लीजिए, तो उसे कैसे बनाएंगे? देखो, उत्तराखंड की सबसे तो ये सोचना चाहिए, विषम भौगोलिक परिस्थिति मैंने कहा, एक और हमारा तराई है, एक और भाबर है, एक और पहाड़ है, 3 जगह गिरे। तो योजना पहाड़ के अनुरूप बननी चाहिए, जो ऊंचाई वाले। योजना तराई के हिसाब से बननी चाहिए, विकास की योजना। योजना बने भाबर जो इलाका है उसके हिसाब से योजना बननी चाहिए, तभी तो योजना का लाभ जो होगा जनता को मिलेगा। अब एक ही योजना हम ऊपर से जो पहाड़ में बननी, तो वो मैदान में तो सक्सेस नहीं होगी ना, वो उद्योग तो लग नहीं सकते हैं। और लोग, हम पहाड़ का जो था पलायन रोकने के लिए सफल हुए, इसलिए सफल हुए पहाड़ खोल के गए। एक तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करते थे, उन्होंने गांव गांव तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पहुंचा दी, डाम पक्की सड़क पहुंच गई। जब गांव तक सड़क जाएगी तो हर अधिकारी कर्मचारी गांव तक जाता है। दूसरे, हमारी सरकार ने गांव गांव तक क्या करते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र खोल दिए। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज तक जो विद्यालय शिक्षा के लिए इधर भागते थे, अच्छी शिक्षा देने के लिए अटल कृषि विद्यालयों का भी हमने एक ब्लॉक पर 4 विद्यालयों का वो कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में हमारी पार्टी ने 4-5 साल के अंदर काम किया, दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमारा काम दिखा है। जो हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बात करने की है, किसान की आय दुनी हो, इसको देखते हुए कि तो हमारे तराई भाबर के लोग किसान तो हमारे साथ है। अब कुछ किसान जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो आंदोलन से जुड़े हैं, उसको भी धीरे धीरे लग रहा है भाई जो ये किसान कानून बना है, ये कानून तो हमारे पक्ष में है। धीरे धीरे लोग समझ में आ रहा है। ये तो जनता बोलना शुरू कर दिया, किसान लोग भाई बोल रहे हैं, हम सब सामने दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये सब आपके मीडिया में भी, चैनलों में बोलेंगे ये लोग। आपको नहीं लगता तराई में कल ही राकेश टिकैत यहाँ थे उत्तराखंड में, और उधम सिंह नगर, और जो आप कुमाऊं से आते हैं, उधम सिंह नगर कुमाऊं में ही है, तो जाहिर सी बात है कुमाऊं के किसान तो बहुत नाराज हैं, दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, कह रहे हैं जान दे देंगे लेकिन कानून को नहीं माने। ये आंदोलन राजनीतिक से प्रेरित था, कोई किसान आंदोलन था नहीं, राजनीतिक से था, चुनाव को दृष्टि से नहीं। अब 2 महीने का समय रह गया, 3 महीने का, अब सब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों की मांगें शुरू हो गई हैं, जगह जगह से मांगें उड़ने लगी, हमारे यहाँ होना चाहिए। आज तक क्यों नहीं उठाया भाई तुमने? वही चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, उत्तराखंड के चुनाव देखते थे, ये आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा दिया गया, उसको नाम दिया गया किसान का। ये तो आंदोलन तो सब समझ रही चीज़ है। इस प्रकार छोटे छोटे लोकल स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी ये मुद्दे उड़ने लगे अब कि आंदोलन शुरू हो गए हैं। आज तक तो 4 साल तक वो बैठे थे, अब छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। तो उस चीज़ को अब जनता सब भली भांति समझती है भाई, ये केवल इनका काम राजनीतिक राजनीति करना है, और जनता के हित की बात ये लोग नहीं करते हैं करके ये पूरे प्रदेश की जनता समझती है। एक पत्र वायरल हो गया एक विधायक का, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिखा दिया गया है। क्या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही हैं? क्या उम्मीद है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं? नहीं, क्यों बदलेंगे प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तो कहीं कहीं तो बात ही नहीं आई है, न कहीं संगठन में, न किसी के मुंह से। अब किसी ने भाई, आजकल तो कोई गलत डाल देता है समाचार, कोई किसी हमारे खिलाफ कोई गलत बयान दे देता है, फेसबुक में कोई देता है, हम क्या करें उसके लिए? उसकी जांच करेंगे, किसका होगा सामने आ जाएगा वो। अब चुनाव में आप जा रहे हैं, आपका जो क्षेत्र है काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों में आता है, आप अकेले ऐसे विधायक हैं जिसने अपनी सीट नहीं बदली है।
जी कैसे देखते हैं इसे? देखो, ये मैं बोले सबसे पहले अपनी DDR क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को 5 चुनाव लगातार चुनाव में उन्होंने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल आशीर्वाद दिया। मैं भी उनकी जन भावना जो थी उनके अनुरूप चला, जनता की जन भावना के अनुरूप। मैंने कभी ये नहीं देखा दलगत मेरा है ये अपना ये पराया नहीं देखा। मैं किसी को मैंने अपनी राजनीति में ये नहीं देखा, ऊंचा नीचा जातिवाद मैंने कभी नहीं देखा। यदि मैं ये देखता तो एक चुनाव के बाद दोबारा चुनाव नहीं जीतता। मैं ये नहीं देखता इसने वोट नहीं दी तो मैं इसके बाद भेदभाव की राजनीति, ये मेरा नहीं था। बदले की भाव की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, मेरा ये सिद्धांत है। पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ पर भी कहीं पर भी कभी झगड़ आपस में लड़ जाते हैं, 2 पार्टियाँ, ठीक है कौन है, हम कभी थाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम आते हैं, हम कहते हैं भाई इनका कॉम्प्रोमाइज़ करो, डांटता हूँ भाई अभी तुम कोर्ट जाओगे तो कल के दिन तो 2 साल के बाद जब तुम्हारा पैसा खर्च हो जाएगा जेब का तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। अभी क्यों नहीं करते हो, अभी करो किसी को। तो थाने की राजनीति हम नहीं करते हैं, कि थाने की छोटी मोटी पटवारी चौकी की राजनीति नहीं करते हैं। हम उनको आते हैं, लोगों का मन संतुष्ट करने के लिए टेलीफोन करते हैं, इनका कॉम्प्रोमाइज़ कर दो भाई। यदि टेलीफोन नहीं करूँगा तो कार्यकर्ता नाराज़ होगा, जनता नाराज़ होगी, यार हमने क्यों चुना ऐसे आदमी को। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के हम जो हमारे गांव घरों में कहते हैं छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ये बड़े खत्म होते हैं। ये वहाँ एक गांठ पड़ जाती है, ये गांठ 10 साल 15 साल बाद खुलती है। आपने पढ़ने ही नहीं दी? हाँ, मैंने गांठ नहीं पढ़ने की। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्हें ये कहा जा रहा है कि उन्हें चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाकर भेजा जा रहा है। चुनाव जो कैंपेन की जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर होगी, कैसे देखते हैं, फायदा होगा? ये सारा निर्णय पार्टी को तय करना पड़ता है, हम तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते किसको चुनाव लड़ाना है और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये पार्टी को तय करना है। इसमें पार्टी निर्णय लेगी, जो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड है, केंद्रीय हमारे नेतृत्व है, उनको तय करना है। एक और सवाल है, जब भी भगत सिंह कोश्यारी यहाँ आते हैं अमूमन आप देखेंगे सब अधिकारी मंत्री विधायक सब मुख्यमंत्री तक मिलने जाते हैं, आप कभी नहीं जाते? ये विषय कोश्यारी जी का मैम जब मिलते हैं मिलना जब हम होते हैं उसके दुआ सलाम, ऐसा कुछ नहीं है मिलने न मिलने का, क्योंकि हो सकता है भाई हमारा मन भेद है नहीं, मतभेद हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, आज से नहीं 1996 से है मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे आपस में। बिशन सिंह जी, आपको एक बार और बधाई दे देते हैं, 6ठी बार आप जा रहे हैं मैदान में, शुभकामनाएं हैं जनतंत्र टीवी की आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र भाई। ये थे बिशन सिंह चुफाल जी जो खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान थे। नई खास मुलाकात में अगली बार किसी और शख्सियत के साथ फिर रूबरू होते हैं। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.